Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड दिस इज़ योर विजय हेयर। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों क्लास 11th की हम ज्योग्राफी की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखे हैं हम लोग। और ज्योग्राफी के बारे में दोस्तों अब हमें जानना है चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसे आप हिंदी में भू आकृतिक प्रक्रियाएं बोलते हैं। दोस्तों ये वीडियो का पहला पार्ट है। बहुत दिन से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर ये वाला चैप्टर डालिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो हालांकि मैंने भी पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है इस चैप्टर के लिए। जियोमॉर्फिक प्रोसेस के जो टर्म्स हैं चैप्टर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर के मेन बेसिक टर्म्स के ऊपर फोकस कराऊंगा। और ये चैप्टर मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे चैप्टर के अंदर टर्म्स के ऊपर ही आपको फोकस करना है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे हिंदी में पढ़ोगे ना इस बुक को, तो आप इसे 10 बार पढ़ लोगे फिर भी आपको शब्दों को सही तरीके से, जो उसका मैं बोल सकता हूँ सही से मीनिंग का क्लेरिफिकेशन हो पाना वो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, टर्म्स को समझिएगा और उसके बाद चैप्टर के कंक्लूजन पे पहुँचेंगे हम लोग। ओके, तो दोस्तों पूरे बुक के अंदर जो आपको समरी दे रखी है, पूरे बुक के अंदर जो आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वो कौन सा है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर कि हाउ अर्थ इन्वॉल्व्ड इज क्रस्ट एंड अदर इनर लेयर, यानी कि पृथ्वी अपने ऊपरी हिस्से को और अपने आंतरिक हिस्से को, अंदर वाले इंटरनल पार्ट को कैसे डेवलप्ड करती है, उसके बारे में हम समझने की इस पूरे चैप्टर में कोशिश करेंगे। साथ में हम जानेंगे वेदरिंग मैकेनिज्म कैसा होता है, जिसे आप अपक्षय यांत्रिक प्रक्रियाएं कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि कैसे चट्टान जो होती हैं टूटती हैं, डेवलप्ड होती हैं, ज़मीनें बनाती हैं, ये सब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर धरती के ऊपर सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है तो सॉइल बनती कैसे है, क्योंकि मिट्टी को बनने के लिए बहुत लंबा समय लगता है और जिसे आप नोट भी नहीं करते होंगे। तो इसीलिए उसके साथ साथ हम सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर भी देखेंगे। अगर मिट्टी बन रही है तो मिट्टी के बनने के क्या क्या कारक यानी कि कारण हो सकते हैं। साथ में हम जानेंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि कैसे जैव और अजैव, जिसे अबायोटिक और बायोटिक बोलते हैं, वो दोनों मिलके कैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हमारी धरती के ऊपर और हमारा ये संसार चल पा रहा है ना। तो और लास्ट में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो वॉल्कनिज्म होता है, जिसे आप ज्वालामुखी बोलते हैं, उसके फॉर्म्स को भी समझेंगे, कितने टाइप की ज्वालामुखी होती है और साथ में कितने टाइप के रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं धरती के ऊपर। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा चैप्टर को। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, सारे पार्ट्स देखेंगे, तो आपको बहुत आसानी से चैप्टर समझ में आएगा। बहुत ही टफ चैप्टरों की गिनती में चैप्टर आता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और मैंने इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही इजी टर्म्स के साथ समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम जिस जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में पीके भी कंफ्यूज है कि जो हमारी धरती है वो असमान क्यों है। क्योंकि पीके तो दूसरे ग्रह से आया था और जब वो इस धरती पे आया तो उसने नोटिस करा कि सही मायने में जो पृथ्वी है, जिस गोला पे हम लोग रह रहे हैं, जिस धरती पे हम लोग रह रहे हैं, वो सही मायने में अनइवन है। अनइवन इन द सेंस कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे झरने हैं, कहीं पे मैं बोल सकता हूँ घाटियाँ हैं, कहीं पे पानी ही पानी है। तो पीके के लिए सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न थी कि ये धरती अनइवन क्यों है, जिस पे वो दूसरे गोला से आया था। और मेरा भी क्वेश्चन यही था और आई होप आप सभी का डाउट भी यही होगा कि यार वाई अर्थ इज़ सो इवन, है ना, अनइवन मतलब पृथ्वी जो है वो असमान क्यों है। तो दोस्तों ये चीज़ के लिए ही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में।
क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का क्रस्ट जो है वो डायनेमिक है, गतिशील है। डायनेमिक का मतलब गतिशील होता है, मतलब धरती हर सेकंड बदल रही है, चाहे वो कुछ परसेंटेज में भी चेंज हो रही हो। वो अनइवन इसीलिए है क्योंकि वो डायनेमिक है। अब क्योंकि जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है चैप्टर का मेन क्या कहते हैं निचोड़ हमें समझना है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है दोस्तों ये, जियोमॉर्फोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड ओरिजिन ऑफ लैंड फॉर्म्स। जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि उसकी स्टडी बताती है प्रकृति के अध्ययन के बारे में, और साथ में बताती है धरती पे किस किस तरीके के लैंड्स फॉर्म हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो प्रोसेस हो रहा है वेदरिंग का, इरोजन्स का, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर या मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोस्फेयर में बदलाव होना ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। सरल और सिंपल शब्दों में बताने की मैं अगर आपको कोशिश करूं तो आप ये समझिए कि धरती जो है उसके ऊपर जो नेचर रह रहा है, या जो ज़मीनें हैं, या जो मिट्टी है, या जो पत्थर है, उनमें बदलाव होना, उनमें थोड़े बहुत फॉर्मेशंस का बदलाव होना ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। ठीक है ना। मतलब आपने देखा होगा कि आज से 1000 साल पहले कैसे पूरा जो पूरी की पूरी ये धरती है गोंडवाना लैंड थी, फिर ये अलग हुई, अलग अलग होते 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 भारत अलग बने, भारत अलग बनने के बाद कॉन्टिनेंट अलग बनने लग गए, फिर झरने अलग बन गए, पहाड़ अलग बन गए, पर्वत अलग बन गए, घाटियाँ अलग बन गई। और इस सभी प्रोसेस में क्या प्रोसेस बहुत जल्दी हुआ? नहीं, इन सभी प्रोसेस में बदलाव को ही हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि धरती असमान है और वो असमान रहेगी। तो जीके में बोल रहा हूँ, पीके का बहुत बड़ा डाउट जो था इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही क्लियर हुआ कि अच्छा धरती जो है वो इस वजह से अनइवन है, क्योंकि सालों साल, हर घंटे, हर सेकंड, मिली सेकंड कुछ ना कुछ धरती के ऊपर प्रोसेस हो रहा है, धरती बदलाव कर रही है, और इसी को ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहा गया है। अब दोस्तों आपके चैप्टर के अंदर एक लिखा हुआ है जिसे आप हिंदी में तल संतुलन बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में ग्रेडिडेंस प्रोसेस बोलते हैं। तल संतुलन मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के मेन टर्म्स को समझने की ज़रूरत है, उससे आप चैप्टर को काफ़ी आसानी से समझ पाओगे। ओके, तो तल संतुलन यानी कि ग्रेडिडेंस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? माफ़ी चाहूँगा अगर मैं इंग्लिश के शब्दों को ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि कोई इसे कैसे प्रोनाउंस करता है, कोई इसे कैसे प्रोनाउंस करता है, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन क्योंकि धरती अनइवन है, धरती को प्लेन बनाना है, धरती क्योंकि कहीं पे घाटियां हैं, कहीं पे वाटरफॉल है, कहीं पे मिनरल्स है, कहीं पे फूड प्लेन्स है, कहीं पे डेल्टा बने हुए हैं, है ना। तो दोस्तों ग्रेडिडेंस प्रोसेस उस प्रोसेस को बोला गया है जिस प्रोसेस के थ्रू धरती जो है प्लेन बनती चली जाए, उस प्रोसेस को ही हमने तल संतुलन यानी कि ग्रेडियंट का नाम दिया है। अब दोस्तों धरती को प्लेन अगर बनाना है, तो धरती को प्लेन बनाने के लिए हर व्यक्ति हर 24 घंटे काम नहीं कर सकता। 24 घंटे काम नहीं कर सकता, इसीलिए दोस्तों मदद कौन करता है? मदद करते हैं नदियाँ, ग्राउंड वाटर्स, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स। और दोस्तों इन सभी को क्या नाम दिया गया है? इन सभी को नाम दिया नेचुरल एजेंट्स। ठीक है ना। आप समझ सकते हैं, इसे प्राकृतिक एजेंट का नाम दिया गया। किन लोगों को? रिवर्स को, ग्राउंड वाटर्स को, विंड्स को, ग्लेशियर्स को और सी वेव्स को, और भी हो सकते हैं। मतलब वो सारी प्राकृतिक चीज़ें जो धरती को समतल बनाने में लगी हुई हैं, प्लेन बनाने में लगी हुई हैं, उसी को हमने नेचुरल एजेंट का नाम दिया गया है। और जो चीज़ धरती को समतल बना रही है, जिस प्रोसेस से बन रही है, उस प्रोसेस का नाम ग्रेडियंट प्रोसेस कहा गया है। आई होप यू क्लियर विद दिस। अब आपको काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होगा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है। अब दोस्तों ये सारे वेरियस लैंडफॉर्म जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से ही बने, ये चीज़ हमने नहीं बनाई है, ये
कई साल लगते हैं इन चीज़ों को बनने के लिए। माउंटेन्स को आप खुद नहीं बना सकते, वैलीज को नहीं बना सकते, हिल्स को नहीं बना सकते, कोस्टल लाइन, केप, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट, आइसलैंड आप क्या इन्हें बना सकते? नहीं बना सकते। और इनको बनने के लिए चंद दिन नहीं लग जाते हैं। इसीलिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें धरती हर सेकंड कुछ ना कुछ पार्ट्स को बदल रही है। अब धरती में सारे कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, सारे लैंड मास आ जाते हैं, तो वो सब के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। मतलब समझ सकते हैं ना आप धरती के बारे में कितना डीपली एनालाइज करने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर का मेन निचोड़ दोस्तों यही है। आप वीडियो को 2 मिनट रोक सकते हैं और इस ग्राफ को ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपने जियोमॉर्फिक समझना है तो आपको एंडोजेनिक और एक्सट्रोजेनिक फोर्स जो है प्रोसेस वो समझना ही पड़ेगा। एंडोजेनिक के जितने पार्ट हैं उसको एनालाइज करना पड़ेगा और एक्सोजेनिक के जितने भी पार्ट हैं उसको एनालाइज करना पड़ेगा, और उसी के थ्रू ही हम समझ पाएंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है। अब दोस्तों धरती है, धरती के ऊपरी हिस्से से भी बदलाव हो रहे हैं धरती के ऊपर, और साथ में धरती के निचले हिस्से से भी बदलाव हो रहे हैं, और उस बदलाव को ही हमें समझना है, जिससे आप पूरा चैप्टर आसानी से समझ पाओगे। अब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स जो होता है वो होता क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। एंडोजेनिक सरल शब्दों में आपकी किताबों के अंदर बहुत टफ लिखा हुआ है, और उसको मैंने और आसान भाषा में लिखकर विकिपीडिया से ढूंढ के इस स्लाइड में ऐड किया है ताकि आप बहुत आसानी से समझ सको। एंडोजेनिक फोर्स आर द प्रेशर दैट ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ। ठीक है ना, ऐसे फोर्स जो धरती के अंदर से उत्पन्न होते हैं, जिससे आप अंतर्जनिक बल बोलते हैं हिंदी के अंदर। इसे इंटरनल फोर्स भी कहा जाता है, आंतरिक बल भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं धरती के अंदर वाले पार्ट से फोर्सों का उत्पन्न होना ही क्या है? एंडोजेनिक फोर्स। अब धरती के अंदर से कितने फोर्स निकल रहे हैं? ज्वालामुखी निकल रहा है, और साथ में सुनामी जैसी प्रक्रियाएं हो रही है, वोल्केनोज इरोजन हो रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहा है। धरती के अंदर से ही तो हो रहा है ना वो, तो धरती के अंदर से ही बदलाव हो रहा है, तो वो जियोमॉर्फिक का हिस्सा होगा ही होगा, क्योंकि धरती पे कुछ भी बदलाव होना जियोमॉर्फिक प्रोसेस का हिस्सा है। और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स वो फोर्स है जिसमें धरती को बाहर से बदलाव मिल रहा है, धरती को बाहर से ताकत मिल रही है, और धरती को बाहर से प्लेन किया जा रहा है, या बाहर से घाटियां बन रही है, पर्वत बन रहे, कुछ भी बन रहे, तो वो क्या हो गया? बहिर्जनिक बल हो गया, जिसे आप बाहरी बल भी कहते हैं। तो ये था एक्सट्रोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्स में अंतर। आप चाहें तो इसको कॉपी पे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपकी बुक के अंदर 11th क्लास की बुक के अंदर ये बहुत सरल और आसानी भाषा में बताया गया होगा। तो क्योंकि एक्सट्रोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्स के ऊपर ही पूरी जियोमॉर्फिक प्रक्रिया टिकी हुई है, पूरा प्रोसेस टिका हुआ है, इसीलिए हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे, इन्हीं के वर्ड्स को समझेंगे दोस्तों। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताया हुआ है, फोकस करके ज़रूर देखिएगा। अब बात करेंगे हम एंडोजेनिक फोर्स के बारे में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसीलिए हम इसको एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम एंडोजेनिक पढ़ेंगे और बाद में हम एक्सोजेनिक फोर्स या प्रोसेस पढ़ेंगे। अब दोस्तों एंडोजेनिक प्रोसेस जो होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। एक स्लो मूवमेंट होता है, जिसे आप डायोस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। हम इसे कैसे बोलते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी में इसे पटल विरूपण बोला जाता है। आप देख सकते हो कितना मतलब अंतर है शब्दों के अंदर, इंग्लिश और हिंदी में। इसे स्लो मूवमेंट बोला जाता है। और दूसरा है हमारा जैसे आप सडन मूवमेंट बोलते हैं, जैसे आप फास्ट मूवमेंट बोलते हैं, वो है। क्योंकि धरती के अंदर से कुछ भी बदलाव हो रहा है, या तो वो धीरे धीरे बदलाव होगा और या तो वो तेज़ तेज़ बदलाव होगा। अब दोस्तों धरती हर सेकंड बदल रही है, या तो धीरे धीरे बदलती है, या वो एकदम से ही कुछ सीन हो जाता है धरती के अंदर और एकदम से ही हम कुछ झटके महसूस करते हैं, और वो भी धरती के बदलना ही हो गया। अब स्लो मूवमेंट को जोग्राफिकल लैंग्वेज में डायोस्ट्रोफिज्म बोला गया है, और इसी शब्द के ऊपर आपको फोकस करना है। अब डायोस्ट्रोफिज्म जो है दोस्तों, इसे पटल विरूपण बोला जाता है हिंदी के अंदर, और पटल विरूपण जो है उसको डिफाइन करा गया है इस सिंपल और साधारण लैंग्वेज के अंदर। सिंपल और साधारण लैंग्वेज में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि धरती के अंदर जो भी बदलाव होते हैं उस प्रोसेस को हम एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। एंडोजेनिक फोर्स 2 टाइप के होते हैं, स्लो मूवमेंट और सडन मूवमेंट।
मैंने आपको पहले ही बोला था, जो ग्राफ मैंने शुरुआत में दिखाया है उस ग्राफ को आप लिख लीजिए ताकि आपको हर चीज़ एनालाइज हो सके। और साथ में आपको टर्म समझना है, टर्म समझेंगे तो आप चैप्टर को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। स्लो मूवमेंट, अब देखो डायस्ट्रोफिज्म इज कॉल्ड द टेक्टोनिज्म एंड द एक्शन of the force that cause earth crust to be deformed, producing continent, mountain change of level etc। स्लो मूवमेंट का मतलब वही हो गया कि धरती के बाहरी हिस्से नहीं, आंतरिक हिस्से के अंदर कुछ ना कुछ फॉर्म होता रहना, बदलते रहना, लेकिन धीरे 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 धीरे। आपने देखा होगा क्या पर्वत बहुत जल्दी बन जाते हैं क्या? क्या महाद्वीप बहुत जल्दी बन जाते हैं क्या? क्या धरती के अंदर जो ऊपरी क्रस्ट होता है वो बहुत जल्दी बदल जाता है क्या? नहीं ना। तो ऐसे प्रोसेस जो धरती के अंदर तो हो रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, वो एंडोजेनिक फोर्स का ही हिस्सा है, जैसे आप डायस्ट्रोफिज्म का नाम बोलते हैं। इसे पटल विरूपण या टेक्टोनिज्म दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। अब दोस्तों सडन मूवमेंट में दो चीज़ आती है, अर्थक्वेक आती है और वॉल्केनिज्म आता है। क्योंकि आप देखते हो अर्थक्वेक बिना बताए नहीं आता आपको। आप देखेंगे कि अर्थक्वेक जो है, आप सडन मूवमेंट देखेंगे, सडन चेंज देखेंगे। वॉल्केनो जो है वो भी आप सडन देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आज मंगलवार है, आज 12 तारीख है और आज से 1 साल बाद दोबारा से अर्थक्वेक आएगा, क्या बता के आता है क्या? वो नहीं आता ना। और होता तो धरती के अंदर ही है, धरती के अंदर ही बदलाव हो रहा है, तो इसीलिए वो क्या हो गया? एंडोजेनिक हो गया, यानी कि अंतर्जनिक हो गया। और दोस्तों वो सडन मूवमेंट हो गया, तो इसीलिए वो क्या हो गया? अर्थक्वेक और वॉल्केनो। यानी कि स्लो मूवमेंट के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, लेकिन सडन मूवमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक और वॉल्केनोज ही होते हैं। अब दोस्तों डायफॉर्मिज्म के भी 2 पार्ट होते हैं जो आपको और डीपली समझने की कोशिश करवाएंगे। जैसे आप हिंदी में परावर्तनिक प्रक्रिया बोलते हैं, जैसे आप इंग्लिश में ऑरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं, और ये एपी ऑरोजेनिक प्रोसेस जैसे आप व्युत्पन्न प्रक्रिया बोलते हैं। ये इंग्लिश के अंदर आपकी किताबों में मिल जाएगा लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसे हिंदी में भी ढूंढ के बच्चों को समझाने की कोशिश करी। मैं हर पार्ट की डिटेलिंग्स को बहुत डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा उस चार्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा है जो अभी आपने शुरुआत में देखा था। अभी आपने देख लिया कि स्लो मूवमेंट हो रहा है और वो डायफ्रोजिज्म के थ्रू ही हो रहा है। अब उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, तो उसका भी डिटेल्ड पार्ट है ऑरोजेनिक और एपी ऑरोजेनिक। तो ये दोनों के दोनों है। ऑरोजेनिक प्रोसेस क्या होता है? ऑरोजेनिक प्रोसेस ये होता है कि जब कोई भी लैंड मास एक लैंड मास दूसरे लैंड मास से टकराता है और टकराने के बाद वहाँ पर क्या फॉर्म्स हो जाते हैं? वहाँ पे माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं। और देखो माउंटेन्स फॉर्म होने का प्रोसेस भी तो स्लो है ना, इसलिए ऑरोजेनिक प्रोसेस कहलाता है। मतलब जहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग्स हो रही है, मतलब जहाँ पे लिथोस्फीयर, एक लिथोस्फीयर दूसरे लिथोस्फीयर से टकरा रहा है और उसके बाद वहाँ पर कुछ बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो धीरे धीरे बदलाव हो रहे हो, तो उसे हम माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस या ऑरोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। तो क्योंकि ये स्लो ही तो होते हैं, है ना, तो स्लो का ही हिस्सा मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और दूसरा एपी ऑरिजेनिक के अंदर कोई भी लैंड मास जो होता है वो अलग हो रहा होता है। यानी कि अगर आपने देखा ऑस्ट्रेलिया बना, अभी नया कॉन्टिनेंट बना था जैसे आप जिलैंडिया के नाम से जानते हैं, वो कॉन्टिनेंट क्या एकदम से बन गया? उसको काफ़ी साल लगे ना, ये प्रोसेस हुआ तो स्लो ना। यानी कि कॉन्टिनेंट्स का बनना, ओशन बेसन का बनना, या क्रस्ट के अंदर कुछ बदलाव होना, या कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन होना, 7 कॉन्टिनेंट को बनने के लिए लगभग 200 करोड़ साल भी लग गए थे, या उससे ज़्यादा भी लग गए होंगे, इतना किसी को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस तो स्लो हुआ, और क्योंकि धरती के अंदर बदलाव होना कुछ भी हो उसे हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। और मैंने उस पार्ट के अंदर के हिस्से को भी आपको डिफाइन कर दिया है। एपी ऑरिजेनिक जिसमें लैंड मास एक ज़मीन दूसरे ज़मीन से अलग हो रही हो उसे एपी ऑरिजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। और एक तरफ एक लैंड मास जब दूसरे लैंड मास से टकराता हो और वहाँ पे माउंटेन्स बनते हो तो उसे ऑरिजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। एक में लैंड अलग हो रहा है तो उससे नए कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं, नदियाँ बन रही हैं, ओशंस बन रहे हैं, ओशन बेसन्स बन रहे हैं।
ये सब बन रहा है। और एक तरफ लैंड जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने के बाद वहाँ पे माउंटेन्स बन रहे हैं। तो ये तो था एंडोजेनिक, जो बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है। और दोस्तों सडन मूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक और वॉल्केनो के थ्रू होता है, तो ये भी ज़मीन के अंदर ही होता है। तो दोस्तों अर्थक्वेक के बारे में आपको पहले ही पता है। अर्थक्वेक एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है पृथ्वी का हिलना। पृथ्वी के हिलने को ही आप अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। और ये एक साधारण शब्द है जिसका मतलब भूकंप है, और इसका मतलब पृथ्वी का हिलना होता है। ये एक प्राकृतिक घटना है, ये आप नहीं तय कर सकते हैं, इसलिए ये एंडोजेनिक फोर्स के अंदर ही आता है और ये प्राकृतिक घटना है। इसका मतलब यही है कि धरती के अंदर से किसी भी ऊर्जा का उत्पन्न होना, क्योंकि इसमें से कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, इसलिए तो लैंड जो है वो शेक कर जाता है। और देखो लैंड शेक कर रहा है तो कुछ ना कुछ धरती के ऊपर और अंदर वाले हिस्से में कुछ तो बदलाव होगा ना। इसमें चट्टानें जो होती हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने लग जाती हैं, इसकी वजह से क्या कहते हैं अर्थक्वेक आता है। उसके बाद आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी दोस्तों धरती के अंदर से ही होता है, और ये भी एकदम से ही हो जाता है ना। तो ज्वालामुखी जो है दोस्तों अपने साथ क्या लेके आती है, गैस, राख, लावा जो ज़मीन से निकलता है। जो ज़मीन से निकलता है लावा, जो लावा फूटा है उसे आप एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं, जिसे आप सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। मतलब जिस ज्वालामुखी से अभी रिसेंटली गैस, राख और लावा निकला होगा वो एक्टिव ज्वालामुखी होगा। और दोस्तों ये जो ज्वालामुखी होता है ना, धरती क्या कहते हैं, धरती के ऊपरी हिस्से पे, जैसे आप क्रस्ट बोलते हैं, उसके हिस्से पे मैग्मा निकाल के लाता है। ठीक है ना। मैग्मा जो बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और ये जब मैग्मा गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये ठंडा होता है और धरती के निचले हिस्से में जाके पहुंचता है, तो वो लावा कहलाता है। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब जो मलबा, जो लावा होता है, उसके अलावा जो मैग्मा से निकलता है उसे आप जल खंडाशनिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टर्म है, अलग है, ये आपने पहले ही पढ़ लिया था। ज्वालामुखी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, शिल ज्वालामुखी, कॉम्पोजिट वॉल्केनोज, और साथ में ये ज्वालामुखी कुंड हो गया, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र हो गया, और लास्ट में आप मिड ओशनिक रेंज जो होता है वो भी कहीं ना कहीं ज्वालामुखी निकलने की वजह से ही हो रहा है। अब दोस्तों ये पूरी तरीके से हमने पढ़ लिया था कि जो धरती के अंदर से बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब धरती के बाहर के हिस्से में जो बदलाव होंगे वो दूसरे वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे, और मैंने इंट्रो पार्ट बताने की कोशिश करी है आपको ये। आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो, एंड लेट्स मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जो चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट करिए, मैं आपको अगले पार्ट के अंदर उसे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, एंड लेट्स मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।